स्टार्ट। हर वर्ष इस मौसम में ठंड की आहट के साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबो हवा इस कदर प्रदूषित हो जाती है कि उसमें सभी लोगों के लिए अपनी सेहत को दुरुस्त रख पाना ही एक बड़ी चुनौती हो जाती है। मगर विडंबना यह है कि हर अगले वर्ष गहराती जा रही इस मुश्किल पर काबू पाने के ठोस उपाय करने के बजाय जैसी बहुस्तरीय लापरवाही देखी जाती है, वह इस समस्या के असर को और ज़्यादा घातक बनाती है। होना यह चाहिए कि जब इन 2-3 महीनों में वायु प्रदूषण की मुश्किल ज़्यादा जटिल शक्ल अख्तियार कर लेती है तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज या इस तरह की किसी भी जगह पर बच्चों के खेल से जुड़ी गतिविधियों को लेकर एक सुचिंतित नियम कायदे बनाए जाएं ताकि विद्यार्थियों को प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। मगर होता है इसके उल्टे कि कई बार स्कूल कॉलेज से लेकर खेल के मैदानों में होने वाली गतिविधियों के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं उनमें प्रदूषण से पैदा होने वाली मुश्किल के पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है। पैरा जाहिर है यह शैक्षणिक परिसरों में खेल गतिविधियों के लिए कार्यक्रम का खाका तैयार करने में अदूरदर्शिता का परिचायक है। इसमें यह ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि जहरीली हवा के बीच बच्चे किस तरह खेलों या अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे और उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि वह हवा में प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित खेल प्रतियोगिताओं को सुरक्षित महीनों तक के लिए स्थगित करने का निर्देश देने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाली शारीरिक मेहनत और खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने को कहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश के कई हिस्सों में ठंड की शुरुआत के साथ ही बादलों के घनीभूत होने की वजह से वायु प्रदूषण की समस्या जटिल हो जाती है। खास तौर पर दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हालात यह हो जाते हैं कि लोगों के सामने कहीं भी साफ हवा में सांस ले पाना चुनौती होती है। कई बार ऐसा लगता है मानो दिल्ली किसी गैस चैम्बर की तरह हो गई है। पैरा इस मसले पर अदालतें कई बार सख्त रुख दर्शा चुकी है, मगर अब भी ऐसा लगता है कि संबंधित सरकारी महकमे प्रदूषण की गहराती समस्या के मद्देनज़र स्कूल कॉलेज आदि जगहों पर खेल प्रतियोगिताओं या बच्चों की शारीरिक मेहनत वाली गतिविधियों का समय टालना जरूरी नहीं समझते। यह स्पष्ट रूप से अदूरदर्शिता है क्योंकि इन महीनों में दिल्ली एनसीआर के समूचे इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच जाता है। इसका नतीजा जग जाहिर रहा है कि गहराते प्रदूषण के बीच आम लोगों और ख़ास तौर पर स्कूली बच्चों और किशोरों को एक तरह की सेहत की
जंग लड़नी पड़ती है। यह केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, देश के कई दूसरे शहरों में भी इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए दिल्ली के अलावा वायु गुणवत्ता सूचकांक के मामले में गंभीर श्रेणी में पहुँचे सभी शहरों में प्रदूषण से उपजी स्थिति से निपटने को लेकर एक व्यापक और ठोस नीति की जरूरत है। पैरा बिहार में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को नई सरकार का गठन हो गया। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ली। इसी के साथ उन्होंने ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले शीर्ष 10 मुख्यमंत्रियों की सूची में जगह बना ली। इसमें दो राय नहीं कि लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए नीतीश कुमार ने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे, मगर उनके गठबंधन को इस बार जितना बड़ा जनादेश मिला है उसके मद्देनज़र शायद ही उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार ने सुशासन सुनिश्चित करने के दावे करने से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्य से कई कदम उठाए। चुनाव में मिले समर्थन से ऐसा लगता भी है कि उनकी विश्वसनीयता कायम रही, मगर अब नई सरकार के सामने उन वादों को पूरा करने की चुनौती होगी जो इस बार के चुनावों के दौरान जनता से किए गए। खासतौर पर नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में आपराधिक घटनाओं में काफ़ी तेजी आई है और इसके लिए उनके नेतृत्व पर लगातार सवाल उठे। पैरा बिहार में इस बार जो प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे उसके मुताबिक वहां अब आर्थिक और सामाजिक विकास को तेज करने की ज़रूरत है। चुनाव के दौरान राजग ने अपने संकल्प पत्र को लेकर जो दावे और वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए अब सरकार को कई मोर्चे पर ठोस नतीजे देने वाले काम करने होंगे। नए रोजगारों के सृजन और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही बिहार की नई विकास यात्रा शुरू हो सकती है। इस दिशा में बिहार सरकार अगर ईमानदार इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ती है तो रोजगार की नई संभावनाएं खड़ी होती हैं, तो राज्य को पलायन के दंश से मुक्ति मिल सकती है। नीतीश कुमार ने अपने पहले के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने का दावा जरूर किया है, पर अब भी इसमें बड़े सुधार की दरकार है। बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी से कैसे बाहर निकले, इस पर भी उन्होंने मंथन करना होगा।